हाँ, ये है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के बारे में जानकारी बताता है ये। ठीक है, एटम के अंदर तो एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है, पार्ट है, वो खाली है। कुछ ऐसा बनाया इन्होंने, क्यों, और बीच में कुछ ऐसा रखा। तो इन्होंने कहा कि ये जो है बीच में कुछ न्यूक्लियस है, छोटा सा पार्ट है, और इसके ऊपर इन्होंने एक सेंटर लाइन बनाई और इधर से अल्फा पार्टिकल का कुछ बीम इन्होंने डाला। अल्फा पार्टिकल किसको कहा? हीलियम का 2 पॉजिटिव, यानी हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का चार्ज बचेगा, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज बचेगा ना। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हो जाता है +2e, जिसे हम कह देते हैं 2 × 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास, इसमें मास हो जाता है 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का। 4 हो जाता है मास इसमें, तो 4। एक प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का मास लगभग हम लेते हैं 1.67 10⁻⁻27 kg। ये पार्टिकल कहता है, जो स्पीड देते हैं यहाँ, वो एक स्पीड दे देते हैं इसको आगे की तरफ। ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं? ठीक, तो मॉस ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, पहला ऑब्जर्वेशन आता है मॉस ऑफ द अल्फा पार्टिकल moves through the atom undeflected, which means the major part of atom is empty. Some alpha particles get deflected at any angle which shows that कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, तो उससे ये बताता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो रिपेल किए गए, न्यूक्लियस ने उन्हें रिपेल किया। तो दिखा देते हैं कि कुछ पार्टिकल जो है सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। So that the nuclei has positive charge, which repel the alpha particle. A few number of alpha particles get reflected back, which shows
that the center has very denser part. So alpha particles do not penetrate it. ओके, यानी कुछ जो है अल्फा पार्टिकल आए और वापस चले गए। कहाँ तक आए उसे कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। द डिस्टेंस from the center of nuclei and the point from which the alpha particle reflected back is called distance of closest approach. By Geiger-Marsden experiment, this distance is calculated by using this distance we can find the approximate size of nucleus या nuclei. Distance of closest approach is given as the energy conservation. As follows. कैसे निकालते हैं वो अब यहाँ आगे बताया जाएगा। सारी बातें साफ साफ लिखी पढ़ी जा रही है, ठीक है मोहित? नोट करें, कहीं किसी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछें। अल्फा पार्टिकल में से ज़्यादातर क्या हुआ, बाहर निकल गए, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है। और इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, वो चार्ज नहीं दिखाता बाहर। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो रिपेल होंगे, ये रिपल्सन हुआ, कुछ टकरा के वापस चले गए, बहुत थोड़े से। इससे क्या पता चलेगा कि न्यूक्लियस कितना बड़ा है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कैसे ऑब्जर्व हुई, वो ऑब्जर्व हुई 10 की पावर 17 kg पर क्यूबिक मीटर में, बहुत ज़्यादा होती है। जो साइज इसका रेडियस अप्रॉक्सीमेट हुआ 10 की पावर -10 से 10 की पावर -12 मीटर की रेंज में हुआ। यानी एक न्यूक्लियस जो है अगर 1 क्यूबिक मीटर का हो जाए तो उसमें लगभग 10 की पावर 17 किलो
मास होगा। यानी लगभग अगर 10 लाख एटम मतलब 10 लाख न्यूक्लियस मिला दिए जाएं तो पूरी पृथ्वी का मास बन जाता है। यानी ज़्यादातर जगह खाली है। एटम का 10,000वां हिस्सा, एटम के 10,000वें हिस्से में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है यानी न्यूक्लियस अपॉन एटम, और जो साइज होता है वॉल्यूम साइज जो होता है, रेडियस का साइज होता है 1/10,000 होता है लगभग। क्लियर? लगभग 10,000 हिस्सा होता है। जो एटम का रेडियस जाता है वो 10⁻15 की रेंज में जाता है। 12 से 15, 15, 14, 15, सॉरी 10 में जाता है। और जो न्यूक्लियस, ये एटम का साइज लिखा मैंने, देख मैंने गलती की हुई है, ये एटम का साइज लिखा हुआ है, न्यूक्लियस का साइज 12 से 15 जाएगा। हाँ, ऐसे जाता है। एटम का साइज 10, 10⁻10 में जाता है। न्यूक्लियस का साइज 15, 15 की रेंज में लिखो, ये जाता है। एटम का साइज -10, जब एटम, ये न्यूक्लियस का साइज -10 से -12 की रेंज में जाता है। ये न्यूक्लियस का साइज है, तो 10,000 का फर्क है, लगभग 10,000 का फर्क होता है, 10,000 टाइम्स। यानी अगर पूरे एटम को, रेडियस को या उसके साइज को मतलब रेडियस में डायमीटर पे देख ले, यहाँ तक 10,000 से भाग कर दे तो उतने छोटे हिस्से में न्यूक्लियस होता है। क्लियर? न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻17 की रेंज में होती है। और डेंसिटी क्या होती है? सभी न्यूक्लियस की लगभग एक जैसी ही रहती है। डेंसिटी सभी न्यूक्लियस की लगभग एक जैसी ही रहती है। साइज बदलता रहता है, छोटे बड़े हो जाते हैं न्यूक्लियस, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। न्यूक्लियस के साइज को लेके एक फार्मूला बनाया उन्होंने जो मास नंबर पे डिपेंड है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑल वो एक जैसी ही रहती है। क्या बदल रहा होता है? रेडियस बदल रही होती है, भर रहा होता है मास उसमें, उसी डेंसिटी पे भर रहा होता है। तो इसे निकालें, विलियम मार्टसन ने क्या बताया था वो निकाल दें, इसको पूरा कर दें टॉपिक का। हाँ मोहित? हाँ, इसे पूरा कर देते हैं, ठीक है। यानी विलियम मार्टसन ने इस चीज़ को कैसे निकाला, डी को पूरा कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इससे बैलेंस कर दें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियाई। बस ये कर देते हैं। ओके, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जिसका न्यूक्लियाई है उसकी बात हो रही है, इज Z, इट हैज Ze charge, positive charge, and alpha particle has 2e positive charge. The kinetic energy of alpha particle is
के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम अल्फा लगा दिया करते हैं यहाँ पर, एम अल्फा वी स्क्वायर। तो 1/2 एम अल्फा वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। एक Q1 हो जाएगा ZE, दूसरा 2E अपॉन डी स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ से इस डी को निकाल दिया करते हैं, इसको पूरा के लिख सकते हैं, है ना ऐसे। तो डी स्क्वायर इक्वल टू, डी स्क्वायर नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी में, डी होता है बेटा, गलत लगा दिया मैं, फोर्स में होता है ना मतलब डी। तो ये हो गया 2ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसे जूल में बदल के इस्तेमाल करेंगे, ठीक। 1 MeV, ये कितना होता है 10⁻6, 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर इसमें दे दी तो ये वैल्यू यहाँ डालेंगे इस जगह पे, तो डी आ जाती है। जनरली न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, बस यही पूछा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, गीजर मार्सन का एक्सपेरिमेंट क्या होता है जो न्यूक्लियस का साइज बताता है। ये बात पूछी जाती है। बाकी दिया है एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, एग्जांपल है, उसमें वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। एनर्जी MeV में दी हुई है तो उसको बदल देंगे, अल्फा पार्टिकल का मास जो भी लिखा मैंने बताया वो कर लेंगे, वैल्यू डाल देंगे। आ गया, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल सब हो जाने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं। स्पेक्ट्रम सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करेगा, या हाइड्रोजन लाइक
एटम के स्पेक्ट्रम की बात करेगा। ठीक है। तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो बाहर एक फोटोन छोड़ देता है, एटम से एनर्जी निकल जाती। तो उस वेवलेंथ को अगर सीरीज में ले लिया जाए तो उसे कह देते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज। व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन return to its ground state या इनिशियल स्टेट जो इसकी पहले थी, द एटम रिलीज रिलीज कर देता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। The series of various level is called spectrum series। सबसे पहला जो स्टेट होता है, सबसे हायर स्टेट ले ले मान लीजिए, तो ये होता है n=5। इसके बाद n=4। इसके बाद n=3। इसके बाद n=2 और इसके बाद n=1। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5 नंबर से 1 नंबर पे आता है, कोई इलेक्ट्रॉन 4 नंबर से 1 नंबर पे आता है, कोई 3 से 1 नंबर पे आता है, कोई 5 से 1 पे आया, 1 2 3 4 5, 4 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 2 से 1 नंबर पे आता है ऐसे। ठीक। तो पहली सीरीज का जो नाम है लाइमन, लाइमैन बोल देते हैं इसको। दूसरी को बामर बोल देते हैं। तीसरी को पास्टन बोल देते हैं, पाशन बोल देते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी पी फोन ब्रैकेट, हाँ, या ब्रैकेट पी फोन ऐसे बोल देते हैं, ब्रैकेट। और इसके बाद लास्ट वाली को पी फोन बोल देते हैं। ठीक। 6 से 1 पे आएगा, 5 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1। इसे ऊपर लिख देते हैं, ऐसे सीरीज बना देते हैं। ठीक है। यूँ 1 5 वाली 4 वाली ऐसे बना देते हैं। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है? 1। तो इसने कहा कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम में यहाँ अलग अलग जो फोटोन मिलते हैं, अगर कोई फोटोन पूरी तरह फ्री हो जाता तो उसका एन क्या हो जाता है? इन्फिनिट, बाहर भाग जाता, वो फ्री हो जाता वो। और मैक्सिमम नंबर कहाँ तक डिफाइन हो जाते हैं? 4 5 तक, बस 4 तक। तो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है यहाँ पे अभी पास्टन तक, पास्टन सीरीज तक कर रही है, यानी 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1 ऐसे डिफाइन कर रही है स्पेक्ट्रम को। पहले एनसीईआरटी 5 के 5 बता देती थी, 6 के 6 बता देती थी, जो भी 5 के 5 स्पेक्ट्रम पहले बता दिया करती थी। अभी 3 बता रही है। ठीक है। तो नंबर दिया जा सकता है, 4 से 1 पे आ रहा है, नाम ना लिखे। तो बामर सीरीज का, हाइड्रोजन में बामर सीरीज का जो वेवलेंथ निकलता है उसमें रंग होते हैं।
बामर सीरीज वाला जो है वो कलरफुल होता है। तो बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम जो होता है हैज कलर, इसमें कुछ रंग होते हैं, हरा पीला कॉमन कलर होते हैं इसमें। बाकी जो नीचे वाला आ जाता है वो नहीं आता, ऊपर वाला फिर गड़बड़ कर देता है, उसमें फिर वो होते हैं अल्ट्रा वायलेट टाइप आ जाती है, नीले पीले कलर आ जाते हैं, कलरलेस हो जाता है। हरे पीले रंग जो होते हैं मोस्टली बामर सीरीज में आ जाते हैं। तो वेवलेंथ जो बनेगी बामर की वो आ जाएगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम सीरीज में जो रंग होता है, कलर स्पेक्ट्रम जो होता है उसे देखें पहले से। कलर स्पेक्ट्रम क्या होता है? कलर स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है वो होती है 6000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, ये होती है। तो जिसमें यहाँ पे जो है रेड होता है और यहाँ वायलेट होता है, बाकी सब बीच में होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो लाल रंग का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, दूर से दिखता है, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। और वायलेट वाला जो है 6000 एंगस्ट्रॉम 600 नैनोमीटर वाला जो होता है, वो स्कैटर हो जाता है। तो वो दिखता नहीं है दूर से। बात पकड़ में आ रही है मोहित? तो बामर में देखने पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर इसके बीच में कोई वेवलेंथ आ जाती है तो ये रंग हो जाएगा। रंग बताया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग रंग के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं पूछता, ठीक है। अब ट्रांजिशन में ये कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सी वेवलेंथ निकलेगी ये आप जान चुके हैं, ये मैंने करवा दिया था। डेल्टा ई का वेवलेंथ जो होता है वो मैंने बता दिया था कि जब जाएगा तो हम क्या करते हैं 1/λ रीड बार कांस्टेंट 1/n हायर n लोअर ऐसे कर देते ना, और n लोअर ऐसे कर देते तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखो ऐसे देते हैं जब ट्रांजिशन होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ देख के लगा देते हैं ये वैल्यू नेगेटिव ना आए, ठीक है। रीड बार कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है 10⁹ के आसपास हो जाती है इसकी वैल्यू, वो देख के लगा लेंगे आप, ठीक। हाँ, अब यहाँ की छोटी सी बात रह जाती है चैप्टर के अंदर हमारी। देखिए डी ब्राई एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन, मतलब डी ब्राई क्या कहते हैं बोहर के सेकंड पोस्टुलेट पर। डी ब्रागली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है सेकंड पोस्टुलेट में, बोहर ने कहा mvr इक्वल टू NH/2 होता है, ये कहा, ठीक। और डी ब्रागी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एक वेवलेंथ बनती है हम जिसे H/mv कहते हैं, जो हमारी अपनी डी ब्रागली वेवलेंथ है, यानी हर पार्टिकल चलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो यहाँ से mv का वैल्यू ये फर्स्ट मानी और ये सेकंड माना, यहाँ से mv का वैल्यू H/λ यहाँ डाल दिया इसमें फर्स्ट वाले में। तो हमारे पास किस चीज़ निकल के आ रही है, देखिए ये वाली चीज़ आ रही है, mv डाला H/λ, तो कितना हो जाएगा H/λ r इक्वल्स टू NH/2π, एच हट जाएगा। तो 2πr इक्वल टू n लैम्बडा, यानी जिस रास्ते पर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है
उसमें जिस ऑर्बिट में है उतने ही वेवलेंथ बनते हैं। ठीक, इसका डायग्राम दिखाना होता है वहाँ पे, इसका डायग्राम दिखाते हैं, इधर से न्यूक्लियस को हटा देते हैं, इसका डायग्राम दिखा देते हैं। ना जी, डायग्राम वाग्राम जी में क्या बना लूँगा, ये तो इतनी छोटी बात कौन पूछेगा। हाँ, एनसीईआरटी में प्रेस्क्राइब्ड है, तो एन 1 लैम्डा एम्बडा कुछ पूछ ले तो वो एक अलग चीज़ है। तो 2πr इक्वस टू एन लैम्डा, ये चीज़ होती है, ये डी ब्रागली वेवलेंथ है। मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। मैं इसे 4 हिस्सों में तोड़ दूँ, रेडियस है मान लीजिए, ये ऑर्बिट रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। 4 हिस्सों में तोड़ने पर मुझे 4 वेवलेंथ मिलेंगे। एक बन गई वेव, दो, तीन, चार, और ये क्या दिखाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके परपेंडिकुलर क्या दिखा दूँ, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। तो ये जो लूप है, ये जो हिस्सा है, ये दैट इज मेंशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये वाला। और दूसरा जो हिस्सा है वो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सभी में ऐसा ही हो रहा है। ठीक, तो कितने वेवलेंथ बनाए मैंने, 4। इसका मतलब n = 4 के लिए ये डायग्राम है, n = 4 के लिए ये डायग्राम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 4 डायग्राम बना के रख दे वहाँ। n = 3 के लिए बता, 4 के लिए बता। होता है कि नहीं होता। तो प्यार में तो कुछ भी हो जाता है यार, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। क्यों मोहित, है क्यों। अरे तुझ पे तो कुछ गुजरी है थोड़ी बहुत, तुझे तो पता होना चाहिए। बेटा क्लास चल रही है, आपको फोन करना है ना। हाँ। इसी से करके मम्मी को पढ़ाने चले गए। हाँ, ये तो जियो का ले जाओ, आपको बात नहीं, क्लास करके ले लेना, दैट इज नॉट कोई। फोन करके ऊपर ही दे दूंगा। हाँ बेटा, क्लास चल रही है, बच्चा क्लास में है, फोन करवा के दे जाओ इसको, क्योंकि 9 बजे फिर क्लास है। चैप्टर खत्म हो गया मोहित ये। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम make 2 transition. Question, one from 4 to 2, n = 2, and another from 3 to 1. Find ratio of excited या emitted photon। इस तरह का क्वेश्चन बनता है।
कहते हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ने दो ट्रांजिशन किए, मतलब दो बार किया। पहली बार में आया 4 से 2 पे, फिर दोबारा कुछ हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, फिर आया 3 से 1 पे। इन दोनों में जो फोटोन दो निकले हैं, क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर आ रहा है तो बाहर फोटोन भाग जाएगा। कह रहा है इन दोनों फोटोन के वेवलेंथ का रेशियो बता दीजिए। अब इसके वेवलेंथ को मान लीजिए मेंशन कर दें λ1, इसके वेवलेंथ को मेंशन कर दें λ2। ओके, सबसे बढ़िया चैप्टर है ये जिसपे एक सवाल मिल जाता है। तो वेवलेंथ वाला फंडा लगा लें। कौन सा फार्मूला लगाना है, ये रहा मोहित। ये हाइड्रोजन के लिए ही है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ना रखूंगा यहाँ पे तो जेड स्क्वायर लगाऊंगा, याद आ रहा है। हाँ, फिर जेड स्क्वायर लगाऊंगा। ये हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z1 होता है। तो ये हाइड्रोजन के लिए ही है, हायर लोअर लगा देते हैं। बता रेशियो बता क्या बात। हाँ, दो, वही है, वही 4 से 2, हायर 4 लग जाएगा, मिनिमम 2 लग जाएगा, उधर हायर 3 लग जाएगा, 1 लग जाएगा, दोनों में λ1 λ2 आएंगे उन्हें। वो यहाँ से देख, हायर लोअर देख के लगाना। यहाँ 4, यहाँ 2, दूसरे में यहाँ 3, यहाँ 1। ये पॉजिटिव बनना चाहिए ना नंबर। हाँ, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। बाकी हीलियम या लिथियम दे दे, फिर उसका लगता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे डालूंगा। सम्राट तो सर मैं आज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हूँ, मिलता ऑफलाइन अवेलेबल हो जाए यार। बोला सर नहीं, मैं बाहर हूँ। मुझे इंटरनेट के तार में से निकल के यहाँ आ जाना भाई। बाहर हूँ। अच्छा, कहाँ होगा, जरा जरा तो सोच, कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है वो बंदा। हाँ? वो उसके साथ होगा पक्का, समझ रहा है। हम्म, हम्म। ना 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 ना, कोचिंग की नहीं बात कर रहा हूँ मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग में तो वो जाता ही नहीं है, छोड़ो उसको। अरे वो उसके साथ होगा जैक्सन। हाँ, उसको कुछ हो, उसके तबीयत नाशाद रहती है। कोचिंग वाले, अरे कितने दिन बुला रहे हैं भाई साहब, कितने दिन बुला रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, पूरे महीने में कितने दिन बुलाया, कितने दिन में बुलाया कल। तो भाई साहब 12 क्लास में से एक महीने में 4 क्लास ले रहे हैं वो। हैं, तो फिर कहेंगे तारीख आ गई फीस दे दो, वो नहीं होगा फिर काम। अच्छा, फिर कहेंगे अच्छा अब कोर्स रह गया है, अब क्या करें, मतलब। अच्छा वो रुकी है टीशा। अच्छा अच्छा, वो विकास आता है, गया। कौन कौन आ रहे, आप और टीशा। या कोई नया परिंदा भी आया और, तो बस आप और टीशा ही आ रहे हो ना।
जतिन देखा जतिन को आते हुए? हम्म, अच्छा दूसरे मास्टर जी आए फिजिक्स और मैथ के कोई? तो वीरान हो गया क्या मामला? हम्म, हाँ लेमड़ा वन बाई लेमड़ा वन निकाल लेते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। वन बाई लेमड़ा वन, हाँ दैट इज आर एच रहता ही है, वो तो कोई मतलब नहीं, आर एच पॉजिटिव नेगेटिव वो तो वहाँ तो नंबर पॉजिटिव बनेगा ही, छोड़ दीजिए। आर एच लिखा और माइनस को अंदर डाला तो लोअर कर लिया पहले, हायर कर लिया बाद में। 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये लेमड़ा वन आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो। तो ये 16 - 4 12, इसका एलसीएम बना देंगे ना बाद में यार। ये 1/4 हो गया और ये 1/16 हो गया, ठीक है। आर एच, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/16 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, ऐसा ही तो होगा, और क्या होगा। ऐसे ही लैम्डा टू निकाल लेते हैं। हाँ अच्छा, उसमें भी वही करते हैं, 3 1 है ना, 1 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/λ2 बना लेंगे आर एच, ये कितना हो जाएगा, एक 8/9। हम्म, तो अब इन्हें डिवाइड कर लेंगे, जब 1/λ1 और 1/λ2 करेंगे तो हो जाएगा 3/16 अपॉन 8/9। हाँ, तो उल्टा कर देंगे इसको, λ2/λ1, अपॉन के अपॉन वाला आ जाएगा ना, तो आ जाएगा 3/16 और ये 9/8। हाँ, 27, 16 8 128। हाँ, ये आ जाएगा, वो कोई बात नहीं, 128/27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान देंगे, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक, और बिल्कुल यही चीज़ मैं रख रहा हूँ। इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ हाइड्रोजन में, इसे मैं कर रहा हूँ हीलियम में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, सेम है दोनों चीज़ें। कह रहा वो रेशियो फिर से बता दीजिए, रेशियो λ1/λ2 बता दीजिए, बस जो आपने निकाला वही बता दीजिए। क्लियर, चलिए सॉल्व करिए फटाफट। वन ट्वेंटी, ओके। क्या आपने एटॉमिक नंबर यूज किया? ओके, 1/λ1 for hydrogen, for 2 2, 1/λ1 2, सॉरी, फॉर हीलियम, जेड का स्क्वायर 4 हुआ, ऐसे बनेगा देखो, ठीक है। क्योंकि यार जेड का स्क्वायर, यहाँ पे जेड का स्क्वायर 1 ही होना है, हाइड्रोजन पे लिखा है ये तो, और ये हीलियम पे लिखा है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता। अब डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा λ2/λ1, दिस अपॉन दिस होगा, आर एच हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ऊपर जो नंबर बनेगा ये बनेगा 3/16, 3/16, नीचे जो नंबर बनेगा ये बनेगा 8/9।
9, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 27 बाई 128, ये आ गया। क्यों जेड हीलियम का 2 लेना था। अब इसको पलटी मारेंगे इसमें, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 128 इंटू 4 अपॉन 27, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, 825 यानी 32, 4 दुनिया 8 और 3 11, 1 5 27। मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, तो मैटर तो बड़ी बात नहीं है ये। हाँ। तो इन्होंने कहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अ फोटोन ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बम्बार्ड, फोटॉन्स कह सकते हैं, ऑन हाइड्रोजन एटम due to which the electrons are excited and return to their lower states. Find the wavelength of various spectrum. Also find the name of series of spectrum. ठीक है, इस सवाल का मतलब पहले समझ लेंगे। इन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन के ऊपर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन जो थे उनकी बौछार कर दी हाइड्रोजन गैस के ऊपर, एटॉमिक लेवल पर जो गैस थी, मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं, एटम के ऊपर एटॉमिक लेवल पर जो गैस थी उस पर। इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन के सभी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, वो अपने एक्साइटेड लेवल में चले गए, 1 में 2 में 3 में 4 में जहाँ भी जा सकते थे। उसके बाद वो फिर लोअर लेवल पे आने लगे। जब वो लोअर लेवल पे आने लगे तो वो फिर बाद में, क्योंकि ये तो हो चुका 12.5 तो गया, खर्चा हो गया, इसका तो निमट गया काम, ये तो पहुँचा कर ही छोड़ दिया। बाद में वो एक्साइटेड तो हो गए, अब वो ग्राउंड लेवल पे या 1 पे या 2 पे आने लगे वापस, तो फिर वापस वो फोटोन बाहर फेंकने लगे। प्रोसेस को समझ रहे हैं आप? हाँ मत 12.5 का पहले लेज़र मार दिया उसने, लाइट मार दी, पहले लाइट बंद कर दी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे कहीं ना कहीं तक, फिर वो वापस आएंगे लोअर लेवल पे। तो कह रहा फिर बाद में उन्होंने फोटोन बाहर फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि एक्साइटेड लेवल से फिर आएंगे ना लोअर लेवल पे अलग अलग तरीके। तो इसने पूछा वो किस किस लेवल पे, किस लेवल तक गए थे पहले वो देखेंगे, फिर कहा किस किस लेवल पे वो आ सकते हैं, उसमें जो ट्रांजिशन हो सकते हैं, जैसे 4 से 2, 4 से 3, 4 से 1, 4 तक जाएंगे तो, हाँ 3 पे गए तो 3 से 2, 3 से 1, ऐसे तो कितने होंगे, और उनके नाम। 2 से 1 पे आएगा तो लाइमैन, 3 से 1 पे आएगा, 3 से 1 पे आएगा लाइमैन, 3 से 2 पे आएगा बामर। ये तो होता है ना, 3 से 2 पे कौन सी आती है, सीरीज बामर वाली आती है, लाइमैन बामर 5 नंबर। डायग्राम में तो मैंने सबको नीचे ही खींच दिया था, तो 3 से 2 पे आने वाली क्या है, बामर। हाँ, और 3 से 1, जो भी 1 पे आए वो लाइमैन में है, जो भी 2 पे आए वो बामर में है, जो भी 3 पे आए वो पैशन में है, ऐसे तो होता है। ठीक।
तो पहले हम देख लेंगे कि 12.5 वाला जो ये फोटॉन है ये किस लेवल तक एक्साइटमेंट कर सकता है, यानी एक से कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ओके। तो वो नंबर अगर पूरा आ जाए हमारे पास तो बात बन जाएगी, उसके बाद हम बता देंगे, फिर फटाक से आंसर दे देंगे हम इसको। तो हमने इसको जो फोटॉन दिया है वो दिया है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 12.5, और हम चाहते हैं -13.6 में एक्साइटमेंट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है। यहाँ लगते हैं एन हायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, ताकि हमें ये पता चल जाए ये कहाँ तक गया। यहाँ लिखते हैं बेटा एन फाइनल, एन हायर यहाँ लिखते हैं ना, माइनस वाले पे तो यहाँ लिखते हैं ना बड़ा नंबर, एन हायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव बन जाए। इधर हमने पॉजिटिव लिखा ना 12.5, हमने दी है एनर्जी इसको। तो ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 12.5 हटा लेते हैं उसका माइनस, और नीचे कर लेते हैं 13.6, माइनस को अंदर डाल देते हैं, 1 - 1 बाई एन एच का स्क्वायर, उसे इधर ले आते हैं, एन एच का स्क्वायर 1 - 12.5 अपॉन 13.6 एन एच का स्क्वायर, और 13.6 माइनस 12.5 अपॉन 13.6 एन एच का स्क्वायर, और ये कुछ बचेगा 1.1, और ये 13.6, तो ये एन एच का स्क्वायर 13.6 बाई 1.1, तो इसे हटा लेते हैं, एन एच का स्क्वायर ये बन जाएगा तुम्हारा 136/11, यानी 11 ही बनेगा, 11 पॉइंट समथिंग ये बनेगा, 23 जो भी बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन जो हो सकता है, अगर ये 16 बनता तो 4 हो जाता, तो मैक्सिमम नंबर बनता है 3 बस। भाई 9 बने या तो 3 तक जाए, या फिर 16 पूरा बने। अब ये तो 3 और 4 के बीच में फंस गया, तो 3 नंबर पे जाएगा, उससे ऊपर कहाँ जाएगा, क्योंकि लेवल तो एनर्जी का है ना। 3 से थोड़ा हो जा ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या है, 3 ही है, 4 पे तो गया नहीं। तो 3 नंबर से कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकता है, बस ये पता लगाना होता है। तो ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ये कह रहा है 3 से सीधा 1 पे आ जाए, लाइमैन हो सकता है। 3 से 2 पे आ जाए, बामर हो सकता है, और 2 से 1 पे आ जाए, फिर से लाइमैन हो सकता है। तो 2 लाइमैन हो सकते हैं, 3 से 1 पे, 2 से 1 पे। पहले 3 से 2 पे आया, फिर 2 से 1 पे आया। 2 वेवलेंथ लाइमैन के होंगे, एक 3 से 1 वाली, एक 2 से 1 वाली। एक वेवलेंथ बामर की होगी 3 से 2 वाली, 3 वेवलेंथ होंगे। तो तीनों के वेवलेंथ यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, इससे मुश्किल कुछ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हो गया आज, चैप्टर भी खल्लास हो गया, मामला निमट गया। और बता, क्लास दिन में भी शुरू करूँगा मैं, आज भी मैंने टाइम भेजा था, आज नहीं हो पाया, क्योंकि दिन निकल गए बढ़िया, गर्मियाँ आ गई हैं, थोड़ी देर दिन में ही पढ़ेंगे। हाँ, एक चैप्टर छोटा सा और बचा है, न्यूक्लियाई। हाँ, सेमीकंडक्टर है, वो तो हिस्टोरिकल चैप्टर है, उसमें सवाल वाल तो है नहीं, डायग्राम बना दूंगा उसके, समझा दूंगा। सवाल करने वाला एक और है, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये छोटा था, न्यूक्लियाई में है कुछ, वो लगेगा उसमें, ले लो, वो ले लेगा 3 दिन, 3 क्लास, 3 घंटे तो ले लेगा वो आराम से। हाँ, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दोपहर में 1 - 1:30 बजे ठीक रहेगा। ओके ठीक, या तो 1 - 1:30 रखूँगा, या 12 - 11, मतलब 12 तक तुम लोग उठते ही नहीं हो, 1 - 1:30 ही रखूँगा, ठीक है। ओके, ओके।
ओके